बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की। और ये एक बेसिक वीडियो होगी। इसमें मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली कि अहमियत क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट कितनी किस्में हैं और कौन सी किस्म किस चीज़ के लिए बेहतर है। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त स्टूडेंट को कौन सी अहम बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो है, सबसे अहम चीज़ अगर आप पूछें मुझसे किसी भी रिसर्च में तो वो उसका टाइटल है। क्योंकि टाइटल जो है वो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करता है। कोई भी शख्स जो है वो आपकी जब टेक्निकल रिपोर्ट को उठाएगा या आपके थीसिस को पढ़ेगा तो सबसे पहले वो आपका टाइटल पढ़ेगा। इसी तरह रिसर्च में भी जब हम गूगल सर्च करते हैं तो उसके अंदर अगर आपका टाइटल अच्छा बना होगा तो वो आसानी से सर्च हो जाएगा। वो सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से नुमायाँ होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लिक होगा। लेकिन टाइटल की कहानी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद जब वो कह लें कि पेज खुलता है तो उसमें सबसे पहले वो रीडर जो है, जो भी उसको पढ़ने वाला है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि उसने आपका पेपर पढ़ना है या इसको छोड़ना है। एक अच्छा लिखा हुआ जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो आम तौर पे पूरी समरी बयान करता है, वो रिजल्ट्स को बताता है, वो कंक्लूजन देता है और वो रीडर को पूरी तरह अपने अंदर एक तरीके से आप कह लें कि उसको महव कर देता है। ठीक है? तो रीडर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ये समझता है अगर कि आपका पेपर वाक़ई में अच्छा है, तो डेफ़िनेटली वो फिर उस पेपर को आगे भी पढ़ेगा। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़रा कामचोरी करते हैं, वो आम तौर पे पूरा पेपर नहीं पढ़ते। और अगर एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखा हो, तो आम तौर पे एब्स्ट्रैक्ट से ही वो रिज़ल्ट्स निकाल कर और अपने थीसिस में और अपनी टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर जो है, उनको साइट कर देते हैं। तो बेसिकली एक तीसरा इसका एडवांटेज ये है अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखने का, कि आपकी साइटेशन इंप्रूव हो जाती है। आप ज़्यादा बार साइंस की दुनिया में जो है, वो साइट किए जाते हैं, अगर आपने अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो। एब्स्ट्रैक्ट के एब्स्ट्रैक्ट के जो हैं जी 5 हिस्से होते हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा जो सबसे पहले लिखना चाहिए मेरे ख़्याल में, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है कि असल में इश्यू क्या था जिसकी वजह से आपने ये रिसर्च स्टार्ट की है। मतलब कि कोई ना कोई तो बैकग्राउंड इश्यू होगा या कोई ना कोई तो उसकी नीड होगी जिसकी वजह से आप ये रिसर्च कर रहे हैं। तो ये 1 या 2 लाइनों में आप सिर्फ़ वो बताते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसकी कोई इश्यू होगा या कोई कोई नीड होगी, कोई ज़रूरत होगी, तो वो आप यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताते हैं। दूसरे नंबर पर आप बताते हैं कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब अगर तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो आप वो बेहतर है कि जिस सॉल्यूशन के ऊपर आपने काम किया है रिसर्च में, आप उस सॉल्यूशन को लेकर चलें। बात को घुमाकर अपनी रिसर्च की तरफ लेकर आएँ। कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए गाजर में जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है और गाजर के बीज जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे नहीं उगते। तो हम कहते हैं, हम हाई टेम्परेचर से शुरू करते हैं कि ये पौधों को बहुत नुकसान करता है, लेकिन दूसरे नंबर पर साथ ही फिर हम नीचे कहते हैं कि सीड की जो विगर है या सीड की जो जर्मिनेशन है, बीज का जो उगाव है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बेहतर किया जा सकता है अगर उसकी प्राइमिंग कर दी जाए। और क्योंकि अब हमारा काम प्राइमिंग पर था तो इसलिए हम प्राइमिंग की तरफ आ गए। अगर एक शख्स ब्रीडिंग का है या वो वैरायटी डेवलपमेंट की बात करना चाहता है, तो वो डेफ़िनेटली वो घुमाकर बात को वो कहेगा ऐसी वैरायटी डेवलप करनी चाहिए जो हाई टेम्परेचर में उग सके, बेहतर उगाव उगाव दे सके। तो ये चीज़ें इसको ज़रा समझ लें। तीसरे नंबर पर आप बताएँगे कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आप कौन-सी टेक्नीक या कौन-सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, हम आमतौर पे फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में स्टैटिस्टिकल डिज़ाइंस लगाते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई डिज़ाइन लगाया है, कोई मॉडल लगाया है, तो डेफ़िनेटली उसका बताना ज़रूरी है। इसी तरह फिर जो पैरामीटर आप लेंगे, उन पैरामीटर के बारे में भी जस्ट उनके नाम बताने कि कौन-कौन से पैरामीटर्स जो हैं, वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिए हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चौथे नंबर पर आप बताएँगे समरी ऑफ रिज़ल्ट। और इसमें तमाम ट्रीटमेंट्स का बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो आपकी रिज़ल्ट में रही ओवरऑल, उसका सिर्फ़ बताना है कि तमाम रिसर्च को देखते हुए सबसे अव्वल नंबर पर या सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट कौन-सी रही, बस उसका आपने नाम लिखना है या उसके बारे में आपने एब्स्ट्रैक्ट में बताना होता है। और आखिर में प्रिंसिपल कंक्लूजन होता है, या आमतौर पे अक्सर बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत अहम चीज़ है
कि जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर उसके बाद उसकी कोई रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। आप अपनी रिसर्च करने के बाद, अपनी तहकीक करने के बाद कोई मशवरा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूँ इसमें कि जैसे हमने फ़र्ज़ कीजिए गाजर में हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए यही प्राइमिंग ही कर रहे थे। तो अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट इस्तेमाल किया और मैंने देखा कि पोटेशियम नाइट्रेट 2% जो है वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है गाजर में। तो मैं अब ये रिसर्च करने के बाद मैंने बताया समरी ऑफ रिज़ल्ट में चौथे वाले पॉइंट में तो मैंने ये बात कर दी कि 2% बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। नीचे जब मैं कंक्लूजन में आऊँगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं किसान भाइयों को ये कह लें कि रिकमेंड करता हूँ या वी हाइली रिकमेंड या आई हाइली रिकमेंड या बेस्ड ऑन आवर फाइंडिंग्स it is recommended that जो है seeds sown in the field should be treated with 2% potassium nitrate मीन्स टू से कि आप जस्ट उनको ये बता दें कि अगर आप सीड सो करें और उससे पहले से 2% से ट्रीट कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक मशवरा है और वो मशवरा किसकी बेसिस पर होगा? वो होगा आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर। ये भी हो सकता है कि आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो हैं वो अच्छी ना आई हों, जो रिजल्ट्स आए हैं वो टॉक्सिक हो गए हैं और जो क्रॉप है वो मर गई है, तो फिर आप रिकमेंडेशन में ये बताएँगे कि ये चीज़ इस्तेमाल करने से अवॉइड किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन हमेशा अच्छी ही हो, बाद दफ़ा किसी किसी चीज़ से बचाने के लिए भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इसकी 2 किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एब्स्ट्रैक्ट है। एक्चुअली ये एक मिनी वर्ज़न है, ये आपकी रिसर्च के जितने कंपोनेंट्स हैं तमाम को हम इसमें बयान करते हैं और ये आइडियल वर्ज़न है आपके थीसिस के लिए, आपकी टेक्निकल रिपोर्ट्स के लिए, आपके रिसर्च पेपर्स के लिए। इसमें वो पाँचों हिस्से मौजूद होते हैं जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं। लेकिन अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, आपने रिसर्च नहीं की, आपने सिर्फ डाटा गैदर किया है, आपने कोई पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की किसी भी चीज़ की, तो फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएँगे। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आमतौर पे पूरा पेपर का कह लें कि इसमें फाइंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये एक गोलमोल सी बात होती है, इसमें जस्ट हम ये बताते हैं कि ओवरऑल हमने काम किस चीज़ पर किया है और इसमें आम तौर पे ये रिकमेंड किया जाता है अगर आपने कोई सर्वे किया है किसी चीज़ का और उसके मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है? और वो बयान करने मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो फिर आप ये इस तरफ जाएँगे। रिव्यू पेपर्स के लिए आइडियल है। अगर आप इसके सेक्शन देखें मैंने नीचे बनाए हैं, तो पहले 3 हिस्से ऑलमोस्ट वही हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है, दूसरा हिस्सा पॉसिबल सॉल्यूशन वही है, एम ऑफ स्टडी भी वही है। लेकिन तीसरे हिस्से में जहाँ पे हम लिख रहे थे मेथड और टेक्निक यूज़, बाज़ दफ़ा यहाँ पे मेथड और टेक्निक अगर आपने जैसे सर्वे किया है, तो अगर कोई मेथड इस्तेमाल किया वो बता भी सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि मेजर सेक्शंस आपकी रिपोर्ट के कितने हिस्से हैं, आपने इस रिपोर्ट में कौन-कौन सी चीज़ें कवर की हैं या आपने इस रिपोर्ट में कौन-कौन से पहलू जो हैं उनको देखा है या उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया है, तो वो आप इसमें बताते हैं। और आखिर में फिर क्या होता है चौथे नंबर पर, बाज़ दफ़ा ये चौथा पॉइंट लिख देते हैं, वो स्कोप है। स्कोप क्या है कि आपकी ये रिपोर्ट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी? ये जो आपने काम किया है, इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या हो सकता है? इससे किसी को जैसे मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक टनल फार्मिंग पे सर्वे किया, तो अब उसका स्कोप क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूँ पॉलिसी डेवलपमेंट में काम आ सकता है कि इसमें मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि टनल जो है पाकिस्तान में, वो क्यों जो है वो कह लें कि कम हो रही है या बढ़ नहीं रही। तो उसकी वजह से उसकी बेसिस पर जो है पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये पेपर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये स्कोप की बात होगी इसके अंदर। आखिरी पॉइंट में मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये कि एब्स्ट्रैक्ट कब लिखना चाहिए और ये हमेशा सबसे आखिर में लिखना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये मैंने इसका टाइम फ्रेम एक बनाया आपके लिए। सबसे पहले देखें आपका टाइटल फाइनल होता है। टाइटल अगर फाइनल ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपने रिसर्च किस पे करनी है, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं जिसके अंदर आपने रह के रिसर्च करनी है। दूसरे नंबर पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, मटेरियल मेथड लिखेंगे, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होगी। जब ये तमाम चीज़ें हो जाए तो उसके बाद फिर आप इन तमाम चीज़ों की एक समरी तैयार करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। वर्ड लिमिट आमतौर पे अगर तो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो 200 से 250 अल्फाज 200 टू 250 वर्ड्स इज द लिमिट फॉर रिसर्च पेपर। लेकिन अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें आमतौर पे यूनिवर्सिटी की तरफ से एज सच कोई वर्ड लिमिट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। बाज़ दफ़ा रिसर्च बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, तो फिर ये वर्ड्स जो है बड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह पैराग्राफ आमतौर पे
जो एक एब्स्ट्रैक्ट होता है वो सिंगल पैराग्राफ में ही लिखा जाता है, और रिसर्च पेपर्स में सिंगल पैराग्राफ में होता है, एमएससी पीएचडी थीसिस में सिंगल पैराग्राफ होता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स में सिंगल पैराग्राफ होता है। लेकिन पीएचडी का जो थीसिस होता है उसमें अगर आपका काम मल्टीपल ट्रायल्स के ऊपर है और आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है फ़र्ज़ कीजिए, और वो एक पैराग्राफ में तमाम रिजल्ट्स को बयान करना मुमकिन नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर टेंस की बात करूं तो क्योंकि ये सबसे आखिर में लिखा जा रहा है तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। सिर्फ साइनॉप्सिस जो है आपका उसके अंदर ये फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा, और साइनॉप्सिस में आपके रिजल्ट्स यानी जो चौथा पॉइंट मैं भी पीछे बता के हटाऊं वो चौथा पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि अभी रिजल्ट्स लिए ही नहीं हमने, और इस तरह कंक्लूजन भी कोई नहीं आएगा। तो आप ये दो पॉइंट्स आखिरी लास्ट 2 पॉइंट्स जो है इनको छोड़ देंगे। साइटेशन की अगर बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट में आमतौर पे कोई भी साइटेशन नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप किसी कह लें कि प्रीवियस वर्क के मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किसी टेक्निक को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि पहले रिपोर्ट हो चुकी है, या आपका अपना ही कोई काम है जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आगे ट्रायल्स कर रहे हैं, तो फिर आप उसके अंदर साइटेशन दे सकते हैं। वे ऑफ राइटिंग ये सबसे अहम पॉइंट है बच्चों के लिए। बच्चों को नहीं पता चलता बाज़ दफ़ा और वो लिखते हैं इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, ये पहला बुलेट अगर आप पढ़े, आई टुक सीड ऑफ कैरेट वैरायटी फ्रॉम द मार्केट, आई वॉश द सीड्स फर्स्ट विद टैप वाटर देन विद डिस्टिल वाटर। तो ये एक्चुअली एक रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है। इसमें आई डिड या वी डिड या आई टुक द बीकर इस तरह की बातें नहीं लिखनी। आपने अपना इसमें से पर्सनल जो एक आंसर है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इसको निकाल देना है, इसको जनरल पर्पस करना है। उसमें कैसे करना है ये मैंने एग्जांपल नीचे दे दी। सीड्स ऑफ कैरेट वर obtained फ्रॉम मार्केट, सीड्स वर washed with tap water first and then with distilled water, और इसी तरह आप अपनी बाकी रिपोर्ट भी लिखेंगे। ये तो था हमारा पहला हिस्सा इसका, और इसमें मैंने कुछ बेसिक कह लें कि इंफॉर्मेशन आपको दी। सेकंड हिस्सा जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो लाजमी देखें, उसमें मैंने बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट लेकर उसके डिफरेंट हिस्से जो हैं वो आपको दिखाए हैं करके कि किस तरीके से जो है रिसेंट रिसर्च में ये एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, और होपफुली आपको उससे बहुत मदद मिलेगी एब्स्ट्रैक्ट लिखने के अंदर। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है ये बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि बच्चे इससे कोई फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।